नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। हम आज बात करेंगे राज्य की तमाम बड़ी खबरों से। देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार से बिहार में अभी चुनाव का मौसम चल रहा है, ऐसे में चुनाव से जुड़ी हम कुछ जानकारियां आप तक शेयर करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से अभी एनडीए गठबंधन को लेकर के तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर सबसे अहम हो जाता है कि चिराग पासवान क्या करेंगे। चिराग पासवान आज अलग हो जाएंगे या फिर चिराग पासवान गठबंधन में बने रहेंगे, क्योंकि कल देर शाम तक चिराग पासवान के दो योद्धा यानी दो प्रवक्ताओं के द्वारा सीएम नीतीश के खिलाफ एक बार फिर से सीएम नीतीश के कार्यशैली पर कह सकते हैं या फिर सीएम नीतीश के योजनाओं को लेकर आलोचना की गई है। उसको जो 7 निश्चय योजना है उसको लेकर के भ्रष्टाचार का पिटारा बताया गया है। अब देखने वाली बात है कि अब भी लोजपा के प्रवक्ताओं के द्वारा अगर 7 निश्चय योजना को ही भ्रष्टाचार का पिटारा बताया जाएगा, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि नीतीश कुमार जब वर्चुअल रैली कर रहे थे तब उन्होंने सबसे ज्यादा अहम जोर इन्हीं 7 निश्चय योजनाओं पर दिया था और ऐलान किया था कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगर फिर से वो सरकार में आते हैं तो वो 7 निश्चय योजना पार्ट 2 लागू करेंगे। आखिर कौन सही है? 7 निश्चय योजना की धरातल हकीकत क्या है? आखिरकार चिराग पासवान या फिर लोजपा की तरफ से जो भी प्रवक्ताओं का बयान आ रहा है वो कितना प्रतिशत सत्य है, इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हकीकत, जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही बयां करती है। ये हुई एनडीए गठबंधन को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं उससे जुड़ी हुई जानकारी जो हम आप तक साझा कर रहे हैं। इसके आगे जो है सबसे पहले बात पर आती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। मैं नहीं, पुष्पम प्रिया चौधरी का मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, आपने सही सुना। लंदन की वो लड़की जो बिहार के चुनाव में सीधे अखबारों के जरिए, होर्डिंग के जरिए पदार्पण करती है और यह ऐलान कर देती है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में मैं मुख्यमंत्री की कैंडिडेट हूं, उम्मीदवार हूं। उम्मीदवारी घोषित करने के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी ने कल फेसबुक पर जानकारी साझा करते हुए यह ऐलान कर दिया कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। बांकीपुर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ ही मिथिला के भी किसी एक क्षेत्र से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यह भी अब लगभग पक्की खबर मानी जा रही है। बांकीपुर में वैसे भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है बांकीपुर को, और वहां से नितिन नवीन मौजूदा विधायक हैं। 2006 से लगातार अब तक वो वहां से विधायक हैं। इसके पहले उनके पिता वहां पर विधायक हुआ करते थे। अब ऐसे में बीजेपी के गढ़ में संधमारी की तैयारी में पुष्पम प्रिया चौधरी, देखने वाली बात है कितना जनता पर प्रभाव डाल पाती है। पुष्पम प्रिया से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बिहार का जो अभी हालिया जो दृश्य है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो बिहार में जिस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है, तमाम छोटे छोटे घटक दलों के साथ गठबंधन तैयार किए जा रहे हैं। इसी बीच पदार्पण होता है असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी पहले गठबंधन बनाते हैं और अब ओवैसी से जब मीडिया वाले सवाल करते हैं तो ओवैसी का कहना है कि एनडीए का जो गठबंधन है उसको चुनौती देने के लिए हम इस गठबंधन के प्रारूप को और ज़्यादा बड़ा करेंगे। अब समझिए इस बात को, यानी ओवैसी के साथ साथ जितने भी घटक दलों ने सहयोग करते हुए गठबंधन बनाया है, अब ओवैसी का जो गठबंधन का दायरा है ये बढ़ने जा रहा है। संकेत साफ है, ओवैसी कभी भी उपेंद्र कुशवाहा बीएसपी के साथ जो गठबंधन बनी है उस खेमे में भी जा सकते हैं या फिर पप्पू यादव के साथ आ सकते हैं। यानी गठबंधन के दायरे को बढ़ाकर एनडीए के लिए एक बेहतर चुनौती के रूप में अपने आप को पेश करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात है कि असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति क्या होती है और कितना उनका बड़ा दायरा गठबंधन का बनता है, कितने दल यानी कितने घटक दल उसमें जाते हैं और जनता पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या प्रभाव पड़ता है इस गठबंधन को लेकर। क्योंकि अभी फिलहाल बिहार में 2 तरीके के गठबंधन काफी चर्चाएं में रहती है, एक एनडीए गठबंधन और दूसरा महागठबंधन। लेकिन अब तीसरे विकल्प की तलाश में बिहार की जनता भी है और बिहारवासी भी हैं। इसके साथ ही साथ अब घटक दल भी इस तैयारी में है कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में हम तीसरा गठबंधन बनाकर तीसरा विकल्प बिहार की जनता के समक्ष रख सके। और इसमें सबसे ज़्यादा कवायद में ओवैसी भी अब जुड़ गए हैं। पप्पू यादव के साथ भी अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनके साथ भी अभी चर्चाएं चल रही है और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी। अब देखने वाली बात है किसके साथ ओवैसी जाकर इस गठबंधन के दायरे को बढ़ाते हैं। इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक शिवसेना को लेकर बहुत बड़ी खबर है। अभी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण को लेकर शिवसेना के खिलाफ लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार प्रदर्शन देखने को मिला था। शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में है
और सरकार के द्वारा कह सकते हैं या फिर पुलिसिया कार्रवाई से काफ़ी लोग नाराज थे। इसके बावजूद शिवसेना की तरफ से लगातार संजय राउत के बयानों के बाद जितने भी इमोशनली अटैच हुए थे सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर, उन सबको मर्माहत किया था, सबको दुखी कर दिया था। अब एक बार फिर से संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत का मानना है कि बिहार में जो शिवसेना के समर्थक हैं, उनका कहना है कि बिहार में शिवसेना चुनाव लड़े, यानी बिहार में शिवसेना कभी भी चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर शिवसेना की कोर कमेटी और शीर्ष आलाकमान से भी बातचीत चल रही है, यानी शिवसेना भी तैयारी में है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में ताल ठोकने के लिए। एक तरफ जहां बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लेने के बाद जदयू ज्वाइन करते हैं, सुशांत सिंह के राजपूत मामले को लेकर भुनाने की कोशिश में बीजेपी के नेता स्टिकर छपवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अगर ये देखेंगे कि अगर एनडीए गठबंधन को चुनौती देने के लिए एक प्रकार से शिवसेना बिहार में पदार्पण कर सकती है। आखिरकार शिवसेना की रणनीति क्या हो सकती है बिहार में, वो क्यों आना चाहती है? आप अगर देखेंगे तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार बिहार वासियों पर, महाराष्ट्र में जो बिहार वासी रहते हैं उन पर तरह तरह के अत्याचार की खबरें भी आती रहती हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, जो खबरें आती रहती हैं आए दिन जो आ चुकी हैं उनके आधार पर हम यह बात कर रहे हैं। तो ऐसे में शिवसेना ये कैसे मान लेती है कि बिहार में पदार्पण करेंगे, बिहार में चुनाव लड़ेंगे और बिहार में उनके समर्थक हो जाएंगे, उनका वोट का जनाधार बढ़ेगा, उनको वोट मिलेगा? यह भी एक हैरान करने वाली बात है। खैर, संजय राउत हैं, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं, भाई राउत है, रहता फैला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह भी हम नहीं, जनता के ही द्वारा कही गई बातों को लेकर हम कह रहे हैं। जब सुशांत सिंह प्रकरण में जब हम करणी सेना से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने इस लहजे का इस्तेमाल किया था और उसी लहजे को एक बार फिर से हमने दोहराया है। इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सहरसा में अभी एक पुलिसिया कार्रवाई में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, दूसरी तरफ डॉक्टरों को हम लोग भगवान मान रहे हैं। अगर तीसरी तरफ अगर हम देखें तो दवाओं की अगर धांधली होने लगेगी तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मरीजों से लेकर के डॉक्टर भी यह परामर्श दे पाने में सक्षम नहीं होंगे कि आखिरकार किस प्रकार से हम राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करें, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करें। आखिरकार जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उनके तरफ से जितनी भी रणनीति बनाई जाएगी, अगर ये दवा व्यवसायी इस प्रकार के हरकत करते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बिहार किस दिशा की ओर जाने लगेगा। अब ऐसे में हम बताने जा रहे हैं, सहरसा में नशीली दवाओं का एक खेप पकड़ा गया है। पुलिस ने पुलिसिया कार्रवाई करते हुए पकड़ा है, गुप्त सूचना के आधार पर इस खेप को पकड़ा है। लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये प्रतिबंधित दवा है। इस दवा का इतना मात्रा एक स्टोर में मिल ही नहीं सकता और हर जगह यह दवा अवेलेबल नहीं होती है, यानी हर किसी को बेचने का भी परमिशन नहीं होता है, बेचने के लिए भी सरकार इजाजत नहीं देती है। बावजूद इसके इतने खेप में सहरसा में नशीली दवा पकड़ी गई है। इस दवा को लेकर के जिस प्रकार का खबर हमारे पास है उसके अनुसार सहरसा के बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदलाली में पुलिस ने छापेमारी कर यह 4 पेटी प्रतिबंधित जो दवा है उसके साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर पेटी से नशीली दवा के साथ साथ एक कारोबारी को तो गिरफ्तार किया ही है, वहीं जो ये औषधि है उसको लेकर के जो औषधि निरीक्षक हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि यह जो दवा है इस दवा को बैन कर दिया गया है। यह दवा हर जगह मौजूद नहीं होती, हर किसी को इस दवा को बेचने की इजाज़त नहीं है। बावजूद इसके अब भी यह दवा अगर बाज़ारों में मिले और एक ही दुकान में अगर ये दवा इतनी मात्रा में मिले तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का हश्र हो सकता है। अगर ऐसे नशीली पदार्थों को लेकर के अगर पहले से सरकार सचेत है, पहले से सरकार ने अगर बैन कर रखा है, बावजूद इसके अगर दवा व्यवसायी चंद रुपया कमाने के लिए अगर इस हरकत पर आएंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जागरूकता हमारी और आपकी भी होनी चाहिए। इसके बाद अब एक हैरान करने वाली खबर हमारे पास है। जी हाँ, यह खबर सहरसा से ही है। सहरसा में टिकट की जो ब्लैक मेलिंग होती है, यानी जो हाँ सब रेलवे टिकट का हम बात कर रहे हैं, जलसाजों के बीच गरीब तबके के लोग अक्सर रेल टिकट कंफर्म पाने के लिए पहुंच जाते हैं और वैसा ही एक मामला सहरसा से सामने आया है। देखिए, कोरोना की महामारी के बीच तमाम जितने भी बिहारवासी हैं वो चलकर बिहार वापस आए हैं और वापस आने के बाद फिर से एक बार रोजी रोटी के तलाश में उन्हें बिहार से बाहर की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। एक तरफ मजबूरी, दूसरी तरफ रोजी रोटी की लाचारी, अब तीसरी तरफ ये कलाबाजारी से समझ सकते हैं को किस प्रकार परेशान हो सकते हैं। ऐसा ही मामला एक सहरसा जंक्शन पर आया है, जहां सहरसा से नई दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस के नाम पर 3 ग्रामीण यात्रियों से एजेंट ने 1065 रुपये की जगह
₹5600 यानी 5600 रुपये वसूल लिए हैं। बदले में यात्रियों को एक ही पीएनआर पर 3 अलग अलग प्रकार की टिकटें थमा दी है। इसको लेकर के जब उनके टिकट की जांच में पता चला, फिर आरपीएफ को सूचित किया गया और अब यह मामला आरपीएफ के पास में है। अब आरपीएफ इस बात को लेकर तफ्तीश भी शुरू कर चुकी है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार अन्य राज्यों की ओर पलायन करने वाले जो भी मजदूर हैं उसे भी रेलवे टिकट दलाल चूना लगाने से बाज नहीं आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अब किस प्रकार से जो गरीब तबके के लोग हैं वो सफ़र कर पाएंगे। सफ़र करना कितना मुश्किल होता जा रहा है यह भी आप दिन प्रतिदिन देखते ही जा रहे हैं। एक तरफ रेल का किराया बढ़ाया जाना अभी गरीब तबके के लोगों के लिए कितना बड़ा मुश्किल है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इन जालसाजों को लेकर के अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो कितना मुश्किल आम जन को होगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी हमारी सुपौल से है। सुपौल में अभी देखिए बिहार में कोरोना काल के बीच चुनाव होने वाला है। अब ऐसे में कोरोना काल तो है ही, चुनाव करा लेना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोरोना के बीच रहते हुए आम जन अब भी भयभीत है। ऐसे में चुनाव कराना कितना जायज़ है? एक तरफ तो चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है, चुनाव आयोग बखूबी इस बातों को लेकर तैयार भी है और चुनाव आयोग हर संभव इस चुनाव को करा लेने का अपना दावा भी कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तमाम जिला अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि आप समय रहते लोगों को जागरूक करें और इसी दरमियान यह एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ही चलाया गया है ताकि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इस प्रकार का देखिए हम लगातार आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं जो ये फुटेज है किस प्रकार से सुपौल जिला समाहरणालय के प्रांगण में स्वीप कॉर्नर का उद्घाटन भी किया गया। और आपको इसके साथ ही बताते चलें कि संक्रमण के बीच बिहार में चुनाव हो रही है। ऐसे में मतदाताओं के लिए जागरूक करना और उन्हें किस तरह से भय से चिंता नहीं करते हुए अपना मतदान का प्रयोग करना है, तमाम इन बातों की जानकारी भी दी जा रही है। मतदान केंद्रों पर व्यापक इसके लिए तैयारियां भी रहेंगी। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि एक डमी प्रोग्राम भी रखा जाएगा। आखिरकार यह सुपौल के जो जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। यह प्रोग्राम ब्लॉक स्तर पर रखे जाने की बात कही जा रही है। अब यह कितना संभव हो पाता है यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब चुनाव भी काफ़ी सर पर है और चुनाव के लिए पहले चरण का नॉमिनेशन यानी नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आरंभ कर ली गई है। इसके साथ ही अगर हम अब बात करें तो एक तरफ महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आरजेडी को लेकर के तो आरजेडी खेमे में भी कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल है। तेजस्वी को चेहरा मानने से महागठबंधन एक तरफ इनकार कर रहा है तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आरजेडी खेमा भी तेजस्वी से नाराज है। आरजेडी का एक ऐसा तबक्का है वरिष्ठ सीनियर नेताओं का जो उनसे नाराज चल रहा है। खबर अभी तक ऐसे ही आ रही थी, लेकिन अब खबर यह है कि टिकट बंटवारे को लेकर आरजेडी पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरजेडी पर आरोप इस बात का लग रहा है कि आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रही है। ऐसा ही एक मामला हमारे पास आया है नालंदा से। जी हाँ, नालंदा में विधानसभा चुनाव को लेकर नालंदा जिले में भी अपनी अपनी उम्मीदवारी को लेकर घमासान मचा हुआ है। बिहार शरीफ विधानसभा में उम्मीदवारी को लेकर राजद में भी अंतरकलह सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय परिषद सदस्य व पूर्व राज्य प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन से ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसको लेकर लोग पहचानते भी नहीं और जो राजनीति से काफ़ी दूर है, तो इसका खामियाजा महागठबंधन के साथ साथ आरजेडी को भी भुगतना पड़ेगा। और तमाम ये जो दृश्य आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम जो भी नेता हैं ये इस बात का ऐलान कर रहे हैं। ये सब के सब नालंदा से आते हैं और सब ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम सामूहिक बहिष्कार करेंगे, सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि आरजेडी की राह भी इतनी आसान नज़र नहीं आ रही है। एक तरफ टिकटों के खेल में आरजेडी सबसे माहिर राजनीतिक दल मानी जाती है, वहीं दूसरी तरफ अब इसकी सिरदर्दी इस बात को लेकर के भी ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है कि आरजेडी के कार्यकर्ता ही अगर आरजेडी के नेताओं से नाखुश हो जाएंगे तो फिर ज़मीनी स्तर पर प्रचार प्रसार कैसे होगा, ज़मीनी स्तर पर आरजेडी अपना प्रभाव और अपना दमखम कैसे दिखा पाएगी। इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत तो कोई भी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने में सक्षम होता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि किस प्रकार से आरजेडी इन नाखुश कार्यकर्ताओं को मनाती है और किस प्रकार से चुनाव के लिए तैयार करती है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगली खबर की ओर अगर हम बात करें तो अगली खबर हमारी वर्चुअल रैली से जुड़ी हुई है। कल
सोनिया गांधी ने वर्चुअल रैली किया। इससे पहले राहुल गांधी, उसके बाद आपको मैं बात करूं तो प्रदेश के कार्यकारिणी जो सदस्य हैं वो तमाम जो हैं वो उन्होंने इस प्रकार का वर्चुअल रैली किया था। लेकिन अब जो है वो सोनिया गांधी ने कल वर्चुअल रैली का संबोधन किया और सोनिया गांधी ने भी अपने तरफ से कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर उन्होंने कड़ा प्रहार भी किया है। केंद्र सरकार को लेकर के उन्होंने तमाम तरीके के इल्ज़ाम भी लगाए हैं। एक और जहां सोनिया गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर कई तीखे हमले किए, वहीं आज के दिन महात्मा गांधी की प्रतिमा यानी कल के दिन महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कर अपने आप को गांधी का सच्चा सिपाही बताने की पुरजोर कोशिश किया। यानी पूरे जो कांग्रेस खेमा है वो लगातार अब गांधीवादी के नाम पर ही बिहार में एक बार फिर से चुनाव में पदार्पण करने जा रही है और लोगों का सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें एक बार फिर से कि जागरूकता को लेकर, यानी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो जागरूकता है, यानी जो आम जन को जागरूक करने की जिम्मेदारी है वो महज सरकारी अधिकारी ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि जितने भी सरकारी शिक्षक हैं उनके भी कंधों पर है। ऐसे में बच्चों के साथ साइकिल रैली निकाल करके बगहा में देखिए किस प्रकार से जनता को जागरूक करने के लिए कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता को कैसे जागरूक किया जाएगा और किस प्रकार से चुनाव होंगे, तमाम जानकारियों के साथ साइकिल मार्च निकालकर एक प्रदर्शन तरीके का किया गया। इसमें सकारात्मक पहल सबसे रही कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें यह बताना कि कोरोना काल में भी आप अपने मतदान का इस्तेमाल करें। इसके लिए खास तौर पर जागरूकता अभियान बेहद जरूरी है। और ऐसे में शिक्षकों के साथ साथ ये बच्चे जो आपको साइकिल से नजर आ रहे हैं, इन्होंने एक साइकिल मार्च निकाला और पूरा बगहा में भ्रमण किया ताकि जो भी मतदाता हैं वो इस बात के लिए पहले से भयभीत ना हो कि कोरोना में वो कैसे चुनाव कराएंगे, वोट कैसे करेंगे और जो अधिकारी हैं वो कैसे चुनाव को संपन्न कराएंगे। वैसे बिहार सरकार तमाम तरीके की अभी हथकंडे अपना रही है। बिहार सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग भी लगातार बैठकें कर रहा है। 2 दिन के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा बिहार आए थे, अब वो वापस लौट चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी एक केंद्रीय टीम बिहार में मौजूद है और तमाम तरीके की जानकारियां इकट्ठा करने के बाद हर संभव प्रयास कर रही है कि हर एक मतदाता मतदान कर पाने में सक्षम हो सके, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव हो या फिर किसी और बीमारी से ग्रसित हो, चाहे वो कम उम्र का यानी 18 से 40 वर्ष का हो या फिर 60 वर्ष का हो। हर किसी के लिए मतदान करना बेहद जरूरी है और मतदान करना भी चाहिए, यह आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन अभी इस प्रकार को लेकर के सरकार भी यह सुनिश्चित करने में लगी है, यानी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बावजूद जितने भी सरकारी आला ऑफिसर हैं ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि हर एक मतदाता अपनी भूमिका को अच्छे ढंग से निभाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनलों पर, और भी जानकारी हम तक आएगी। हम फिर कल मिलेंगे आपसे और फिर हम तमाम राज्य की जानकारी हम आप तक देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।